क्या टॉपिक पढ़ना है भैया आज? अच्छा, डेरिवेशन करनी है। कौन सी? ओके ओके ओके, याद आ गया। टॉर्क एक्टिंग होना। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से सभी लोग। इस टॉपिक को पढ़ाने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है मैं तुम्हें किताबी ज्ञान दे दूं, जो किताबों में लिखा हुआ है, थोड़ा सा तुम्हें उल्लू बना दूं, दो चार फॉर्मूले इधर उधर से निकाल के ले आऊँगा जादू की तरह और डेरिवेशन कर दूंगा। दूसरा तरीका है कि इसके पीछे की एक्चुअल बातों को बताना कि ये वास्तविकता में हो कैसे रही है डेरिवेशन, या इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहे हैं। पहला तरीका 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, दूसरा तरीका पूरी क्लास ले जाएगा। क्या चाहते हो? नंबर आ जाएं जिससे। कितने लोग चाहते हैं सिर्फ नंबर आ जाएं, वैसा पढ़ा दें? भाई कम से कम अपना साथ तो देना है। भाई और किसी का तो तू बाद में देगा, तू खुद कह के मुकर रहा है। आओ तो जरा पढ़ते हैं। 25-30 मिनट तक बहुत ध्यान से एकदम से देखेंगे हम कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। इस फाइल की एक्चुअली ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। देखो, इससे पहले कि हम लोग ना टॉर्क की डेरिवेशन करें, एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा लूप है, करंट कैरिंग लूप है, और इसमें ऐसे आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? चाहे ना इसकी शेप कुछ भी हो, चाहे ये रेक्टेंगुलर हो, चाहे ये सर्कुलर हो, चाहे ये कुछ भी क्यों ना हो, ये हमेशा एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। अब क्यों बिहेव करता है ये डाइपोल की तरह? क्योंकि इसको अगर सामने से देखोगे तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर इसके पीछे से देखोगे तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। दो अपोजिट एंड से मैं जब कभी भी किसी भी लूप को देखता हूं तो उसमें करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, और क्योंकि उसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हम कहते हैं इसमें दो पोल बन रहे हैं। सामने से देखने पे नॉर्थ पोल और पीछे से देखने पे साउथ पोल बन रहा है, और एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? डाइपोल की तरह ये बिहेव कर रहा है। अब अगर ये डाइपोल है तो डाइपोल का तो डाइपोल मोमेंट भी होता है, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर, और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q इंटू में 2A वेक्टर। ठीक वैसे ही इस लूप का भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। जब इस पर रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है कैपिटल M, वो पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और दूसरी बात ये पाया गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के।
अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें फ्रॉम 1 and 2, तो हम कह सकते हैं m प्रोपोर्शनल है I इंटू में एरिया के, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, इक्वलिटी आएगी k I a, k की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ गया I इंटू में a। क्या फॉर्मूला आ गया? I इंटू में, अगर n टर्न्स हैं तो फॉर्मूला हो सकता है NIA। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसको वेक्टोरिकली लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा m वेक्टर बराबर I a वेक्टर। तो यहां पे तुम देखो एरिया वेक्टर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? अब इस लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है, उस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकले? मतलब अगर एग्जामिनर तेरे से पूछ ले, पूछेगा नहीं लेकिन जरूरी है कि m वेक्टर की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाए। अब इसका तरीका है, अपने सीधे हाथ की उंगलियों को करंट की दिशा में मोड़ो। करंट कैसे मुड़ रहा है? ऐसे, तो आपको सीधे हाथ की उंगलियां भी ऐसे मोड़नी है। ऐसा करते टाइम जिधर अंगूठा जाए वो m वेक्टर की डायरेक्शन है। अंगूठा किधर जा रहा है? यानी कि इस केस में जो मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखा है, m वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? क्रॉस। अगर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाता तो डॉट हो जाता, मुझे फिर ऐसे मोड़नी पड़ती उंगलियां करंट के साथ, तो अंगूठा किधर जाता? बाहर। अंगूठा बाहर जाता तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाती? आउटवर्ड्स हो जाती, और मैं उसको क्या लिख देता? डॉट लिख देता। क्या ये बात सही है? हाँ ना बोलो, मुंडी हिला लो थोड़ी सी। पाठक साहब, नींद आ रही है तुमको बहुत भयंकर, ठीक है? क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? पक्का? अब परेशानी क्या हुई, इसी लूप को हमने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। बिना विजुअलाइजेशन के ये डेरिवेशन हो ही नहीं पाएगी, ध्यान रखना, खोपड़ी चलानी पड़ेगी। अब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है B। अब मैंने क्या किया, इस करंट कैरिंग लूप को मैंने यहां रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, इसमें से करंट पास करा ही रहे, तो इसमें से हमने कितना करंट पास करा दिया? I करंट इसमें से हमने पास करा दिया। कितना करंट पास करा दिया? I करंट इसमें से हमने पास करा दिया। हम इसकी साइड्स कंसीडर कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, इस वाली साइड को मान लेते हैं A, और इस वाली साइड को क्या मान लेते हैं? B। ये बिल्कुल किताबों के हिसाब से ले रहा हूं मैं, किताबों में ऐसे ही दिया होता है। इन केस अगर तुम्हारे मास्टर ने ऐसे करा दी हो तो तुमको याद करने में क्या होगी? आसानी। वैसे मैं बार बार ये बोलता हूं, अगेन एंड अगेन मैं ये बोलता हूं कि हमेशा सिर्फ एक ही टीचर की थ्योरी को फॉलो करो, ताकि हर चीज़ समझने में क्या रहे? ईजी रहे। अगर दो दो टीचर्स की थ्योरी को तुम फॉलो करोगे तो मरोगे, क्योंकि इनको पढ़ाने के 100 तरीके हैं, रूल भी अलग अलग हैं। मतलब डायरेक्शन सबकी सेम निकलेगी, बट वो रूल अलग है। कोई ऐसे बोलेगा, कोई ऐसे बोलेगा, कोई ऐसे बोलेगा, कोई ऐसे बोलेगा, बात एक ही है। इसलिए एक ही टीचर की थ्योरी को फॉलो करो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है ना भाई? आओ, तो हमने ऐसे इसमें करंट पास करा दिया। अच्छा, ये हम केस पढ़ रहे हैं, इसको ऐसा करते हैं, केस 1 मान लेते हैं। अच्छा, तुम ज्ञानी लोग मुझे जरा सोच के बताओ, इस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? अगर ऐसे रखा हुआ है तो कितना एंगल है? कितने लोग कह रहे हैं 0? 0 ही है।
अभी अभी बताया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अंदर और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब क्या है? तो दोनों अंदर हैं, तो दोनों अंदर हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 0। आओ, तो ये केस 1 है, व्हेन थीटा बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर इज 0 डिग्री इज। अब इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। यार ये ऐसे रखा हुआ होगा तो क्या होगा? एक बात बताओ, हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा, हमने बोला करंट जाएगा तो टॉर्क। अब हम देखेंगे इस केस में टॉर्क लगेगा क्या। देखो भाई, कुछ फोर्स इस पे लगेगी, इस पे भी लगेगी, इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी। और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो होता है आई एल वेक्टर क्रॉस। ये साहब हमने पिछली क्लास में जानकारी हासिल कर ली थी कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई ब्रैकेट में एल वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। ये साहब फोर्स का फॉर्मूला होता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब फोर्स की डायरेक्शन एल क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी और एल की डायरेक्शन आई के साथ लेनी होती है। ये लास्ट क्लास में बताया था कि एल की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है। तो इस पे फोर्स किधर लग रही होगी? मेरे हिसाब से खुपच इधर। पुराना अगर नहीं सीखिएगा तो आगे का समझ नहीं आइएगा। और मजे की बात है, मेरे पास कोई इलाज नहीं है इस चीज़ का। क्या अगर आप पुराने रिवाइज किए बिना यहाँ बैठोगे तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। वेरी क्लीन एंड क्लियर। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर एक बार बता देता हूँ। एल की और आई की डायरेक्शन सेम होती है। आई इधर है, मतलब इस वाले इतने पोर्शन के लिए एल भी इधर है और बी अंदर की तरफ है। सीधे हाथ से निकलेगा, उंगलियों को एल की तरफ रखूंगा और ऐसे मोड़ूंगा कि अंदर जाएं, क्योंकि बी वेक्टर अंदर है तो अंगूठा किधर आया? तो इस पे फोर्स किधर को लगी? बाहर को। अच्छा, फोर्स लगेगी कितनी? आई एल बी साइन थीटा। थीटा कितना डिग्री है? 90, यानी कि आई एल बी। तो करंट की जगह आई, लेंथ की जगह ए और मैग्नेटिक फील्ड की जगह इतनी फोर्स लगेगी भाई। हाँ ना तो बोलो। इस पे किधर लगेगी? ऊपर। इस पे कितनी लगेगी? आई बी बी। इस पे कितनी लगेगी? खुपच। बाहर को कितनी लगेगी? इस पे कितनी लगेगी? खुपच। कितनी लगेगी? आई बी बी। थीटा सभी के लिए कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। इस केस में क्योंकि फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट फोर्स क्या लग रही है? 0। यानी कि इस केस में अगर हम पता लगाएं नेट फोर्स, तो नेट फोर्स कितनी लग रही है? वैसे भी तुमको थोड़ा सा और दिमाग लगाना चाहिए था। नेट फोर्स 0 इसलिए भी लग रही है क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है और मैंने बताया था एल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और किसी भी क्लोज लूप में डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या आएगा? 0। तो किसी भी क्लोज लूप में नेट फोर्स हमेशा क्या लगेगी? चाहे उसकी शेप कुछ भी हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, जब तक वो क्लोज है नेट फोर्स क्या लगेगी? क्योंकि उस केस में एल वेक्टर क्या हो जाएगा? बट हमने फील करके देख लिया कि इस पे नेट फोर्स अभी क्या लग रही है? 0। जैसे समझ में आए वैसे समझ लो। अब स्थिति को समझो। अरे दादा नुकसान। अब स्थिति को समझो। ये रेक्टेंगुलर लूप है, ऐसा ही है ना? यही है ना रेक्टेंगुलर लूप, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है ऐसे। एक पेन दे भाई। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सही है? सही है ना?
इधर से फोर्स लग रही है, इधर से फोर्स लग रही है, ये इसे ऐसे खींचने की कोशिश करेगी, इधर से ऊपर को लग रही है, इधर से नीचे को लग रही है, ये इसे ऐसे खींचने की कोशिश करेगी। दिमाग लगा के बता, इस केस में क्या ये लूप घूमेगा? क्या ये फोर्सेस इस लूप को घुमा सकती हैं? सोच के देख, कभी नहीं घूमेगा ये लूप। क्यों? ये ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही हैं, घुमाने की कोशिश, ये भी इसको ऐसे खींचने की कोशिश कर रही हैं, घुमाने की कोशिश। यहां पे ये नहीं घूमेगा, बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। इसलिए इस वाले केस में टॉर्क भी कितना हो जाएगा? ना तो इस केस में कोई फोर्स लगेगा और ना इस केस में कोई टॉर्क लगेगा। अगर तुम ज्यादा टेक्निकल भाषा पे जाना चाहते हो, तो अगर टेक्निकली बोलूं मैं, तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं एक ही लाइन पर एक्ट कर रही हैं। दे आर एक्टिंग अलोंग सेम लाइन। ये एक सीध में, ये भी एक सीध में। जब तक फोर्सेस एक सीध में लगती रहती हैं, कोई टॉर्क नहीं लगता। मतलब इस केस में कोई टॉर्क, साइड कर दिया इसको। इस केस को बिल्कुल क्या कर दिया भाई? साइड। अब क्या किया? फिर ध्यान से देख, अब क्या किया? बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बी है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी। अब की बारी, ये तो यही वाली कंडीशन दिखाई है मैंने अभी, इस कंडीशन को यहां पे छापा है। अब की बारी क्या किया गया? अब की बारी लूप को घुमाया गया। मतलब समझना बात का, पिछले केस में ये लूप था और ये मैग्नेटिक फील्ड था। अब इस लूप को ऐसे घुमा दिया गया। बात कुछ समझ में आई? पहले ऐसे रखा था, अब लूप कैसे रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड पहले भी ऐसे था, अभी भी, लेकिन डाइपोल मोमेंट इसके परपेंडिकुलर था। डाइपोल मोमेंट तो एरिया के परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स। ध्यान से देख, इसका डाइपोल मोमेंट पहले ऐसे था। अब जब तूने इसको ऐसे घुमाया तो साथ में डाइपोल मोमेंट भी घूम गया। तेरी खोपड़ी में बात आई? इमेजिन कर, इस केस में डाइपोल मोमेंट किधर था? डाइपोल मोमेंट हमेशा सरफेस के 90 डिग्री होगा। अरे गोंचू, एरिया वेक्टर है, कहां मर गया? पता नहीं कहां मर गया, पीछे निकाला था। एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर की कंडीशन क्या होती है कि यूनिट वेक्टर हमेशा कितने डिग्री पे होगा? तो ये घूमा तो इसके साथ जो डाइपोल मोमेंट था, तू देख, सामने से घुमा के दिखाता हूं। मान लो डाइपोल मोमेंट ऐसे है, अब अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो डाइपोल मोमेंट भी तो घूम गया। तो डाइपोल मोमेंट अब ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया। अब दोनों के बीच में क्या एंगल 90 है? नहीं।
अब दोनों के बीच में एंगल 90। अब इन दोनों के बीच में एंगल हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? देख जरा आजा। केस 2 व्हेन एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर इज, सही है। करंट की डायरेक्शन नहीं बदलेंगे, I I I I। मेरे से पूछ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पूरी रामायण खत्म हो गई, अब पूछ रही है इसमें किरदार कौन कौन थे। सबसे पहले यही एक्सप्लेन किया था, एम वेक्टर। व्हाट इज एम वेक्टर? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज एम वेक्टर? मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अब फोर्स की डायरेक्शन पता लगाई जाए। अच्छा, एक चीज और समझनी पड़ेगी तुझे। अब जब ये ऐसे घूम गया तो ये वाली जो साइड है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रही है या कुछ और बना रही है? कुछ और। अब ये एंगल तो 90 डिग्री नहीं रह गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी ऐसे ही है। तो ये देखिए प्लेन के साथ कोई थीटा एंगल बनेगा, लेकिन ये वाली साइड अभी भी कितना डिग्री बना रही है? अच्छा, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनमें किताबों पे भी ध्यान नहीं दिया होता। किताब वाला क्या करेगा, सुन, तेरे को लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ये वाली जो साइड थी हमने क्या मानी थी? बी। और ये वाली साइड क्या मानी थी? किताबों में तुझे लिखा मिलेगा कि फोर्स की डायरेक्शन आएगी तो अभी भी नीचे ही, वो इसको अभी भी ऐसे लिख देगा, इसको ऐसे और इसको ऐसे, और ये लिखा हुआ मिलेगा आई बी बी आई बी बी। नहीं होगी ये आई बी 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 अब। अरे आई बी बी तो तब था ना जब एंगल कितना डिग्री था? 90। अब कितना डिग्री है तुझे क्या मालूम? तुझे नहीं मालूम। और तुझे नहीं मालूम तो एक काम कर भाई, मैं तो गलत नहीं पढ़ा सकता, मैं तो क्या ही करूं, मैं इस फोर्स को मान लेता हूं F1, तो ये भी क्या हो जाएगी? आमने सामने की फोर्स है, कटेंगी तो सही। इस पे अभी भी किधर को लग रहा है? कितनी फोर्स लगेगी इस वाले पे? IAB, क्योंकि इसके लिए एंगल अभी भी कितना डिग्री है, और इस पे भी कितना लगेगा? IAB। मजे की बात, F नेट अभी भी क्या लग रही है? बट इस केस में अब लॉजिकली सोच, ये अब ऐसे नहीं है, ऐसे है। ये फोर्स ऐसे ऊपर से खींच रही है, ये फोर्स ऐसे नीचे से खींच रही है, बट ये फोर्स ऐसे और ये फोर्स, देख डायग्राम 3D है ना चिलगोजे। ये फोर्स ऐसे और ये फोर्स, क्या ये दोनों फोर्स मिलके अब इसको, इसीलिए इस केस में इस पे क्या लगेगा? टॉर्क। इस केस में इस पे क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। अच्छा, वही टॉर्क कैलकुलेट करना हमारा मकसद भी है, ठीक है, वही टॉर्क कैलकुलेट करना पाठक हमारा मकसद भी है। अच्छा, निकाल देंगे बिल्कुल आसानी से, एक आसान तरीका ढूंढते हैं इसको डेरिवेशन करने का। एक काम करते, इसका टॉप व्यू बनाते। क्या बनाते इसका? इसका ऐसे देखते हैं ऊपर से यूं, देखें, टॉप व्यू बनाते। अब ठीक है, टॉप व्यू बनाते। देखो ये आ गई, समझ आया? ये तो ये है, ये ऐसे है, घूम कैसे रहा है ये? तो ऊपर से देखेगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये दिखेगी ना, ऐसे यूं क्रॉस। ऊपर से देखेगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये दिखेगी ना, क्रॉस। अरे हाँ ना तो बोल। ये वाली साइड है, ये एंगल क्या होगा?
ये एंगल क्या होगा? अरे ए बाबू नहीं आया, आया ये एंगल थीटा। ये पूरी साइड बी है तो ये इतना कितना हो जाएगा? बी बाय, ये इतना कितना हो जाएगा? बी बाय, इधर फोर्स लग रही है ऐसे, इधर फोर्स लग रही है ऐसे, इधर फोर्स लग रही है आई ए बी, इधर फोर्स लग रही है आई ए बी। हाँ ना बोल? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। पक्का पक्का पक्का। सुन, अब समझ में आई मैंने पिछली क्लास में क्यों नहीं कराया था ये? टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ भाई चिलको जी, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर। अच्छा एक बात बताइए ज्ञानी आदमी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? एक्सिस ऑफ। इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ऐसे ट्रायंगल बना ले पूरा। यहां पे ये होगा और यहां पे ये होगा। बोल सही है क्या? अरे हाँ ना बोल? ये b/2 तो ये वाली साइड क्या आएगी? b/2। अरे कंपोनेंट करेगा तो इधर कॉस इधर साइन। अरे यार नहीं आया ना समझ में? कितने लोगों, सच सच बताओ कितने लोगों को आ गया? सुन, जिनको नहीं आया क्या करूं? किन्हें पढ़ा रिया हूं मैं? क्यों ही पढ़ा रिया हूं मैं? इस ट्रायंगल को ऐसे पूरा कर ले, यहां से कर ले ठीक है। अब एक ट्रायंगल ये बन गया ना, ये एंगल थीटा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये सही है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। हाइपोटेनस कितनी है? b/2, तो परपेंडिकुलर कितना निकलेगा? b/2 साइन थीटा। अगर इतना b/2 साइन थीटा है तो ये भी कितना होगा? अब आया? फालतू में कंफ्यूजन, कोई जरूरत नहीं इसकी। तो ये वाली साइड क्या निकल गई? b/2। बिल्कुल ऐसे ही ये वाली साइड भी क्या निकलेगी? यही निकलेगी। अब हम निकाल दें टॉर्क। अरे यार हाँ ना तो बोल, क्या निकाल दें? टॉर्क। इस वाले हिस्से पे फोर्स कितनी लग रही है? IAB। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? b/2 साइन थीटा प्लस इस वाले हिस्से पे फोर्स। अच्छा मैं प्लस क्यों कर रहा हूं ये भी सुन ले। दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही हैं। अगर दोनों ऑपोजिट लग रही होती तो क्या कर देता? माइनस। क्या कर देता? प्लस। इधर फोर्स कितनी लग रही है? IAB और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? b/2 साइन थीटा। इनको दोनों को ऐड कर। IAB b/2 साइन थीटा प्लस IAB b/2 साइन थीटा, बोल क्या बचेगा? IAB इंटू b साइन थीटा। अबे यही तो बचेगा, 2 से 2 मर जाएगा। क्या करूं मैं? b/2 साइन थीटा कॉमन, IAB प्लस IAB, b/2 साइन थीटा इंटू 2 IAB। IAB भी यही लिखा था पहले भी, यही तो लिखा था। फिर पता है क्या कहते हैं? मेरे को फिजिक्स पढ़ानी नहीं आती। अब खच्चरों को फिजिक्स पढ़ाई जाएगी तो यही होएगा भाई। सपोज करो तुम्हें जर्मन आती है और मुझे हिंदी आती है। अब तुम बोलोगे जर्मन में, वो मुझे समझ, तो मेरी नजर में तुम पागल। चाहे तुम कितनी बढ़िया लैंग्वेज बोल रहे हो, तुम क्या हो? वही सेम हाल तुम्हारा है, इसे पलट लो।
तुम्हें साले ना मैथ आती ना फिजिक्स आती, मुझे प्रॉपर मैथ भी आती फिजिक्स, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएंगी। ये तो लॉजिक है। खैर आप समझ आ गई, बिल्कुल एकदम सिंप्लीफाई कर दिए हैं, और इससे ज्यादा क्या करें। a इंटू बी को क्या लिख सकते हो, रेक्टेंगल का एरिया, l इंटू बी, मेरे को इसमें अब डाउट है ना भाई, क्या पता चले I इंटू में एरिया इंटू में बी साइन थीटा, और I इंटू ए शुरू में पढ़ाया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या पढ़ाया था, मैग्नेटिक। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, mb, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। और इसको वेक्टोरिकली लिखोगे तो लिख सकते हो टाउ वेक्टर बराबर m वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर। क्या डेरिवेशन समझ में आई कैसे हुई? मैंने एक एक चीज विस्तार से निचोड़ दी, इसके अलावा अब इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं बची। ऐसे तो ये पुस्तिकाओं में भी नहीं दी होती, किताबों में तो ऐसे टाइम पर आधों में तो गलत दी हुई है, बात भी नहीं कर रहा मैं उसका। और रोज तुम्हें मास्टर ने भी गलत लिखवा रखी होगी, अगर किताबों में से टेप रखी है, नहीं लिखवा रखी होती। ऐसा नहीं है कि टीचरों को आती नहीं है, टीचर ना इतना डीप में बताना ही नहीं चाहते। उधर क्वेश्चन लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो भाई। अ रेक्टेंगुलर लूप having length of 10 meter and width of 2 meter and width of 2 meter is placed in a magnetic field of 2 Tesla, is placed in a magnetic field of 2 Tesla such that the plane of the coil is perpendicular to magnetic field, such that the plane of the coil is perpendicular to magnetic field, full stop. If the current passing through the coil is 1 Tesla, is 1 ampere, is 1 ampere, comma, calculate the torque acting on the coil. Calculate the torque acting on the coil. Very simple question, सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्टर टाइप क्वेश्चन है।